मेरे लिए सड़क ही रास्ता बचा है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये जातिवादियों का गढ़ है, ये आरएसएस का गढ़ है। अगर हम नहीं लड़े, नहीं सड़क पे आए तो नहीं मिलेगा न्याय। ऐसा लगता है कि सब स्वार्थी हैं, सब कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं और प्रैक्टिकली नोबडी इज स्टैंडिंग विद यू। अगर मुझे कुछ होता है, इस इंस्टीट्यूशनल मर्डर मेरा होता है, तो कैंडल मार्च लेके मेरे लिए मत आना, घर बैठ के देखो टीवी से, मत करना मेरे लिए ये काम। उनके साथ हर दिन ये प्रताड़ना, हर दिन मेंटल रेप हो रहा है उनका, हर दिन टॉर्चर फील कर रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं जीने देते आपको। अगर इनमें से 10% लोग भी हमारे साथ आ जाएं, तो ये सच बता रही हूँ, ये जातिवादियों का अखाड़ा यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे हम। इतना दम है अम्बेडकर वादियों में। और इसीलिए हम यहाँ बैठे, क्योंकि अब जो भी चीज़ होगी नीले झंडे के नीचे होगी, नीले झंडे के बैनर के तले जो होगा वो होगा। इंसाफ मिलेगा इस नीले झंडे के तले। बहुत हो गया दूसरों के झंडे डंडे उठाना, अब हमें इंसाफ खुद से चाहिए। आपके बारे में ये फैलाया गया कि आप अच्छे से पढ़ाती नहीं, आपको फंसाने का कोशिश हुई। प्राचा साहब से पूछिएगा आप, क्योंकि वो एडवोकेट बेहतर बताएंगे। दूसरी क्लास के कक्षा के बच्चे को भी अच्छी हैंड राइटिंग होगी जिन्होंने लिखा, और इनकी अंग्रेजी पढ़िएगा आप और मिस्टेक्स देखिएगा, झापड़ देने का मन करेगा इनकी। और हमें बोलते हैं ये मेरिट, जिनके अंदर खुद मेरिट नहीं है, खुद पोटेंशियल नहीं है, गॉड फादर के बिना ये दहलीज नहीं चढ़ सकते दिल्ली विश्वविद्यालय की, ये हमें बताएंगे मेरिट, हमें मेरिट बताएंगे। हमारे अगर हाथ बंधे हैं ना सर, संविधान ने बांधे सिर्फ, लेकिन इनका जीना हराम यहीं बैठ के करेंगे। इनकी जड़ों में बैठे हैं, इनकी जड़ों में बैठ के इनका इतना जीना हराम कर देंगे। अगर सांस हम नहीं ले पा रहे ना, तो जिएंगे ये भी नहीं, यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता। आखिर में बस एक छोटा सा सवाल, डॉक्टर रितु सिंह को डर लग रहा है, निराशा हो रही है कुछ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। डर तो दूर दूर तक ही नहीं है सर, मतलब ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं। मैं डराने वालों में से, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ सर। नौकरी नहीं न्याय चाहिए, जस्टिस फॉर डॉक्टर रितु। इस तरह के पोस्टर्स और बैनर्स के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आर्ट्स फैकल्टी के बाहर पिछले 2 हफ्तों से डॉक्टर रितु सिंह धरने पर बैठी हुई हैं। वो क्यों बैठी हैं वो हम उनसे जानेंगे, लेकिन मैं आपको एक छोटा सा परिचय करा देता हूँ कि डॉक्टर रितु सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती थी, प्रोफेसर थी, लेकिन उनके साथ जातिवादी घटना हुई और प्रिंसिपल ने उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया। आरोप है कि उन्होंने उनके साथ जातिवाद किया और उनके खिलाफ SC/ST एक्ट की धाराओं में केस भी दर्ज हो चुका है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एक बहुजन बेटी पिछले 2 हफ्ते से यहाँ दिन रात बैठी हुई है सड़क पर, लेकिन अभी तक सरकार ने या दिल्ली पुलिस ने इनकी किसी मांग को नहीं माना है। हम बात करेंगे डॉक्टर रितु सिंह से कि क्या पूरा मसला है और क्या इनकी मांग है। डॉक्टर रितु, स्वागत है द न्यूज़ वीक पर। सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, 2 हफ्ते हो गए हैं, स्वास्थ्य कैसा है, मेंटल हेल्थ कैसी है, किस तरह से यहाँ पर आपके दिन कट रहे हैं? मेंटल हेल्थ की बात करें तो मेंटल हेल्थ डेफिनेटली उससे बेहतर है जो घर पे बंद रहने से थी, जो ये सोच सोच कर थी कि ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है, जो ये सोच सोच कर होता था कि एक कानून इस्तेमाल 2 तरीके से हुआ जा रहा है। तो उससे जब ये कदम उठाया, जब सोचा कि नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं कर सकती मैं। अब 1 साल जब नौकरी जाने के बाद, जब नौकरी क्या जाना, गुंडागर्दी से निकालने के बाद, मतलब कौन सा दरवाज़ा नहीं खटखटाया होगा न्याय के लिए, SC कमीशन से लेके पार्लियामेंट कमेटी तक, कोर्ट तक, जब हर जगह से। अब आपको पता ही है हमारी व्यवस्था, कानून व्यवस्था क्या है, न्याय व्यवस्था क्या है, और अगर हम अपनी SC कमीशन या और जगहों की बात करें तो वहाँ पे कौन बैठे हैं वो आपको पता है। बहरहाल इतना समय लग गया, 1 साल लग गया इस FIR को रजिस्टर करवाने में, FIR को। अब मेरे अंदर जितना था, या जो हमारी टीम है मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की, महमूद प्राचा जी की बात कर लीजिए आप, पूरी हिम्मत करके सारी मुशक्क़तों के बाद FIR जमा होगी। FIR ही नहीं, सिर्फ इस लेवल तक ले आए कि चार्जशीट भी जमा होगी आरोपी पे। अगर आप ये धाराएं अगर देखेंगे जो हैं, दीज आर नॉन बेलेबल, किसी में 2 साल की सज़ा है, किसी में 7 साल की सज़ा है। अब आप मुझे बताएं मेरा रास्ता क्या है? आरोपी अभी भी कुर्सी पे, बेगुनाह सड़क पे है, मैं कहाँ जाऊँ? गुनहगार जो है वो कुर्सी पे, वो वहीं बैठी है, वहीं सब कुछ चल रहा है, राजपाट उन्हीं के हाथ में अभी। और यही कुलपति, वाइस चांसलर साहब अभी तक हिम्मत नहीं कर रहे उनको हटाने की। क्यों? मैं इसी चीज़ के सवालों के जवाब चाहती हूँ कि अगर ये जातिवाद नहीं है, दिल्ली विश्वविद्यालय जातिवादियों का अखाड़ा नहीं है, तो फिर ये दोहरा चलन क्यों? मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए। आप भी पत्रकार हैं, प्रोफेसर रतनलाल के बारे में आपने सुना है, पढ़ा है। छोटी सी FIR पे उसको, छोटी सी क्या मतलब, छोटी सी
कोई बेबुनियाद चीज़ थी, उनको रातों रात अरेस्ट कर लिया। उसी डीसीपी ने जिनके पास मेरा केस है, वही डीसीपी SC अट्रोसिटीज़ एक्ट के अंदर FIR है, इन पे अरेस्ट नहीं किया। उसके बाद रतनलाल जी जब जाते हैं प्रमोशन दे दो मुझे, 2 महीने पहले पूछते हैं यूनिवर्सिटी से कि मैं एलिजिबल हूँ, मुझे प्रमोशन दीजिए। यूनिवर्सिटी रिप्लाई करती है नहीं, आपका केस पेंडिंग है, आप पे FIR है, अभी प्रमोशन नहीं मिल सकती। एक पे FIR है, दूसरे पे चार्जशीट है, जवाब दे दीजिए। अब मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊँ? मेरे लिए सड़क ही रास्ता बचा है, क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि ये जातिवादियों का गढ़ है, ये RSS का गढ़ है। अगर हम नहीं लड़े, नहीं सड़क पे आए तो नहीं मिलेगा न्याय। की मेरी तो दूर की बात है, इसलिए मैंने कहा नौकरी नहीं चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। और न्याय सिर्फ डॉक्टर रितु के लिए नहीं चाहिए, न्याय मुझे हर बच्चे जो पढ़ना चाहता है इस यूनिवर्सिटी में, जो पढ़ाना चाहता है, दूर से सपना देख के आ रहा है कि हम ऐसे विश्वविद्यालयों में जाएंगे, यहाँ तो आपके सामने गला घोटने के लिए हर तीसरा बंदा आपका गला घोटने के लिए खड़ा है, तो फिर आप कहाँ जाओगे? डॉक्टर रितु, बहुत गंभीर आरोप हैं। मैंने पिछली बार भी आपसे बातचीत की थी, तो आपने बताया था कि कैसे दौलतराम कॉलेज के प्रिंसिपल ने आपके खिलाफ एक पूरा षड्यंत्र रचा। आपके गंभीर आरोप हैं और दर्शकों को भी ये समझना ज़रूरी है कि SC/ST एक्ट की धाराओं में केस दर्ज हो गया, IPC की गंभीर धाराएं लग गई, लेकिन उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। डॉक्टर रितु बता रही हैं कि कैसे हमारे लोगों को जरा सी बातों पर गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनका प्रमोशन रोक दिया जाता है। ये बहुत गंभीर मामला है रितु। मैं बस ये चाहूँगा कि आप थोड़ा मुझे उस घटना के बारे में बताएं कि कॉलेज में जब आप पढ़ा रही थी उस दौरान क्या कुछ हुआ था, कैसे आपकी नौकरी गई, इस पूरे मामले को अगर थोड़ा बता पाएँ, फिर मैं अगले सवाल आपसे पूछूँगा। देखिए सुमित जी, आपके जैसे, हमारे जैसे, प्रोफेसर रतनलाल जैसे अन्य वो लोग जो आवाज़ उठाते हैं अपने हकों के लिए, आप जर्नलिज्म के थ्रू उठाते हैं, सच दिखाते हैं। हम लोगों ने चंद किताबें जो पढ़ी हैं, जो समझा है चीज़ों को, जो ये सीखा है कि बोलना, अपने अधिकार के लिए बोलना, किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी, इनजस्टिस हो रहा है तो खड़े होना है। तो इस कॉलेज में जाने के बाद वो आप तो शुरू से करते आ रहे हो, आप 2018 के आंदोलन में भी भाग ले रहे हैं 2 अप्रैल के। उसके बाद जहाँ जहाँ रिजर्वेशन खत्म हो रहा है, रोस्टर बदल रहा है, उसके 13 पॉइंट रोस्टर आ रहा है, आप ऐसी मुख्य चीज़ों में भाग ले रहे हो, क्योंकि आपके हक की लड़ाई अगर आप नहीं बोलोगे, आप ही नहीं बचाओगे अपने अधिकारों को, तो कौन बचाएगा? तो ये जो महिला है, ये सिर्फ मैं ही टारगेट नहीं हूँ, इस चीज़ को जो आपकी ऑडियंस है वो समझे कि किस तरीके का दोहरा चलन है यहाँ। ये महिला जहाँ सविता रॉय पहले कालिंदी कॉलेज में पढ़ाती थी, इससे पहले अभी तो दौलतराम कॉलेज की प्रिंसिपल है, वहाँ पे ये टीचर थी, सिर्फ असिस्टेंट या एसोसिएट प्रोफेसर होंगी ये। वहाँ की प्रिंसिपल थी अनुला मौर्य, वो SC समाज से थी, वो बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी थी, अच्छे से अपना, मतलब जिस तरीके के इनके स्टीरियोटाइप में हम फिट इन नहीं होते ना, दलित कैसे लगते हैं वैसे नहीं, उनकी सोच में वो फिट नहीं हो रही थी। इन्होंने उन प्रिंसिपल को इतना तंग किया, खून के आंसू रुलाए, उन्होंने यूनिवर्सिटी को चिट्ठियाँ लिख लिख के कि इसको निकालो, हटाओ, कोई इलाज दो, MHRD को, UGC को, कि ये मुझे मेंटली हरास करती है जस्ट बिकॉज ऑफ माई कास्ट। एंड नॉट ओनली मी, जो इनके फिजिक्स डिपार्टमेंट के, इस लेडी के, सविता रॉय के फिजिक्स डिपार्टमेंट के अन्य SC/ST टीचर थे, उन्होंने भी ये चिट्ठियाँ लिखी थी इनके लिए कि ये हमें हरास करती है, डॉक्यूमेंट फोर्ज, प्लीज़ इसको नोट कीजिएगा, फोर्ज करती है हमारे डॉक्यूमेंट, हमारी अटेंडेंस को उल्टा पुल्टा करके आगे देती है, प्रेजेंट करती है, और बच्चों के सामने भी हमें ह्यूमिलेट करती है, दिस लेडी सविता रॉय। तो वो एक हैबिचुअल ऑफेंडर है ना, ऐसे लोगों को सम्मानित किया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है, और अभी जिस जगह वो है वो इनकी सही जगह है। अब आ गई डॉक्टर रितु सिंह, अनुला मौर्य जी की पता नहीं क्या मजबूरी रही है, क्योंकि वो उसके बाद कालिंदी कॉलेज से कहीं वाइस चांसलर बन गई किसी यूनिवर्सिटी की, तो उन्होंने आगे क्यों परस्यू नहीं किया, आई डोंट नो। लेकिन जब हमारा इन्वेस्टिगेशन होता है तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में अपना बयान दिया है, जहाँ जहाँ उन्होंने UGC वगैरह जहाँ जहाँ चिट्ठी लिखी थी इनके लिए, सब रिकवर कर ली इन्वेस्टिगेशन में IO ने। अब सिचुएशन ये थी कि जब रितु सिंह इस कॉलेज में थी तो रितु सिंह एक आवाज़ थी अपने अधिकारों के लिए बोलने के लिए। रितु सिंह की एक पॉपुलैरिटी थी स्टूडेंट्स के अंदर, क्योंकि स्टूडेंट्स को अच्छा लगता था, बात करके, समझ के, अपना सब्जेक्ट अच्छे से जानती हूँ, तो एक इनसे वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था कि किस तरीके से मैं इसके स्टूडेंट्स को बताऊँ कि जो तुम सोच रहे हो ना, ये वो नहीं है। उनके दिमाग में घुसा देना जाति का कीड़ा, उनके दिमाग में किसी ना किसी तरह से तरीके से टॉन्ट मारने, कमेंट करना, एनुअल डे पे बेइज्जत करना, कुछ ना कुछ इस तरीके से वो करती हैं, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि मैं हर बारी तो बच जाती हूँ। मुझे भी नौकरी प्यारी थी, 1-2 बार सहा, ज़्यादा नहीं मैं कहती, मैंने 1-2 बारी सहा। उसके बाद मैंने भी कहा कि आप ऐसा क्यों कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम है आपको मेरे से। काफ़ी जाति सूचक शब्दों से मेरी उनके साथ बहस भी हुई। उसके बाद फाइनली जब सारा यूनिवर्सिटी बंद हो गया, कोविड आ गया, 2020 की बात है ये, कोविड के दौरान इस महिला ने ये सोच, देखिए कैसे आपको मारेंगे, इस टाइम पे मारो जब MHRD MHA की कंप्लीट गाइडलाइंस थी, सेटल लॉ, कि किसी भी एडहॉक को एडहॉक से रिप्लेस नहीं करेंगे, हटाएंगे नहीं, ना ही कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉई और ना ही किसी का सैलरी रोकेंगे।
बट दैट टाइम उन्होंने मुझे गुंडागर्दी से, जब कोविड के दौरान सब जगह इतना बुरा हाल था, मुझे कह दिया नहीं दूंगी ज्वाइन। जब मैंने पूछा कि 116 टीचर का ज्वाइनिंग हो गया, 17वां एक मैं हूँ, मेरी ज्वाइनिंग क्यों? कहती जाओ कर लो जो करना है, नहीं दूंगी। फिर बहुत सारी, वो खैर कोर्ट का प्रोसेस है, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने मुझे बोली, जो सबूत मैंने कोर्ट में सारे दिए। हम भी इतने बेवकूफ़ नहीं है ना, होमवर्क करके चलते हैं, एक बारी तो बच जाओगे, बार बार नहीं बचोगे। तो वो सारी चीज़ें तथ्य। लास्ट टाइम आप मुझे बता रही थी कि कुछ स्टूडेंट से फर्जी चिट्ठियां लिखवाई गई और आपके बारे में ये फैलाया गया कि आप अच्छे से पढ़ाती नहीं, आपको फंसाने का कोशिश हुई। ये फंसाने का ही था। देखिए, कोई चिट्ठी नहीं लिखवाई गई, वो किस तरीके से लिखवाई गई मैं आपको बताती हूँ। जब हम कोर्ट में गए सर्विस मैटर को लेके कि ये तो गलत है, हमें लगा कि कोर्ट में इमीडिएटली ऑनलाइन हियरिंग थी। ऑनलाइन हियरिंग में आपको पता ही है कैसे सारी चीज़ें, खैर उस चीज़ में मैं बोलना नहीं चाहती, बट ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो हम सर्विस मैटर को लेके स्टे लेने के लिए गए थे जॉब पे, वो सर्विस मैटर था। लेकिन इनकी हिम्मत देखो, साथ साथ एससी कमीशन में भी केस डला हुआ था, लेकिन चेयरमैन साहब नहीं थे, चेयर खाली थी, तो केस सुना नहीं। इमीडिएटली चेयर आ गई, एससी कमीशन में चेयरमैन आ गए, तो हियरिंग के लिए कॉल लग गया। अब कोर्ट में इनसे पूछा गया था, जब कोर्ट में मैटर था सर्विस मैटर, रिमेंबर 2 मैटर है, एक क्रिमिनल एक सर्विस मैटर। सर्विस मैटर पे इनसे पूछा गया कि आपने किस बेसिस पे निकाला। वहाँ तो नहीं कहेंगे जाति, वहाँ तो नहीं कहेंगे कि इनकी पर्सनालिटी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, ये अच्छी वक्ता है, अगर ये ऐसा बोलेंगे तो सारे दलित कहीं भागी ना हो जाए कॉलेज के, कहीं इनकी गुटबाजी ना हो जाए, सारे दलितों के मुंह में जुबान ना जाए। वहाँ तो ये नहीं बोलेंगे, वहाँ तो कुछ देना पड़ेगा ना। तो वहाँ इन्होंने एक झूठी चिट्ठी, एक चिट्ठी, एनोनिमस चिट्ठी बनाकर कोर्ट में लगा दी, रिप्लाई, जिसमें ये लिखा कि आई एम नॉट अ गुड टीचर, मैं भाषणबाजी करती हूँ, दलित नॉन दलित, और मैं टॉपिक पे नहीं रहती ये। और नीचे BS साइकोलॉजी स्टूडेंट, विच स्टूडेंट, एनी नेम, BS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, कोई नाम होगा बच्चों का, कुछ तो का। तो जब इन्होंने यही डॉक्यूमेंट इन्होंने, अब एससी कमीशन की ऑल ऑफ सडन एससी कमीशन में हियरिंग आ गई, वहाँ पे सब स्टॉप हो गया। वो तो सर्विस मैटर, जब एससी कमीशन में हियरिंग आई तो इनको एससी कमीशन ने भी मांगा जवाब। इन्होंने देखो चालाकी, ये देखो दिमाग कैसे यूज़ करते हैं कि कोर्ट में तो हमसे सवाल किया गया कि वो 1 पेज की चिट्ठी जो अनोनिमस, यहाँ पे 35 बच्चों की चिट्ठी, उस एक चिट्ठी के साथ 2 पेज लगा दिए पन्ने, देखो बचने के लिए 35 बच्चों की, कि अगर दोबारा कमीशन में सवाल किया, और उस पर रेड कर से मार्क करवा दिया, क्योंकि इनके भी चेले चमाटे हैं ना वहाँ, कॉन्फिडेंशियल, रेड नोट इन द कमीशन मीन्स कॉन्फिडेंशियल, कि आप उसे खोल नहीं सकते। वो बाइलाग जब हियरिंग हो रही थी तो आपको फाइल देते हैं, दिखाते हैं। जब मैंने देखा वो 35, मैंने कल तक तो 1 पेज था, देखिए दोनों कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, एक तो कोर्ट को मिसलीड करना अपने आप में ही अपराध, दूसरा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट इज एससी कमीशन, उसको मिसलीड करना अनदर क्राइम। जब मैंने देखा कि वो 35 बच्चों की चिट्ठी लगाई है, तो मैंने जब देखे तो एकदम से सरसरी निगाह से, कि 1 साल आपने पढ़ाया, रजिस्टर आपके वैसे बच्चे, आपके इतना अच्छा फ्रेंडशिप होती है, आपको पता चल जाता है आपके नहीं है। मैं तो उसी समय स्टार्ट होगी कहना कि ये मेरे नहीं है, ये बच्चे मैंने पढ़ाए हुए नहीं है। तो चेयरमैन साहब ने कहा यू सीरियस, सही बोल रही हैं? मैंने कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा ठीक है, इसकी जांच होनी चाहिए, पड़ताल। मैंने कहा सर जांच कैसे होगी, एससी कमीशन के पास क्या है? तो उन्होंने कहा कि FIR के ऑर्डर दिए उन्होंने कि FIR दर्ज हो SC ST के अंदर और उसकी जांच हो। DCP को, कमिश्नर पुलिस को लिखा, लेकिन खैर उस पर भी FIR नहीं हुई। बहुत, उसके बाद भी हमें इतना टाइम लग गया उस FIR को करवाने के लिए। उसके बाद भी हमने नए कुछ और फैक्ट्स थे, इन्होंने जो उन दिनों कुछ किया था वो शायद प्राचा साहब आपको बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि मैं अलाउड नहीं हूँ बोलने के लिए। हमने वो सारे सबूत जब DCP साहब के ऑफिस में दिखाए, 7 घंटे बैठे हम, सारे सबूत दिए, तब उन्होंने माना कि ठीक है FIR कर देते हैं। FIR के बाद अब स्टोरी देख लीजिए, वो चिट्ठी जो मैं डे 1 से कह रही थी कि ये झूठी है और ये 35 बच्चे मेरे नहीं हैं, जब इन्वेस्टिगेशन होती है, इन्वेस्टिगेशन के दौरान IUB ACP रैंक होता है SC ST में, पता चलता है जब वो डेटा मांगते हैं कि डॉक्टर रितु ने 1 साल के मैंने 1 ही साल पढ़ाया वहाँ, 1 साल के टेन्योर के अंदर जिन बच्चों को पढ़ाया उसका लिस्ट दीजिए। लिस्ट आ गई, एक भी बच्चा मेरा, वो 35 बच्चे मैच नहीं करते। मैं तो बोल ही रही थी। दैन उसके बाद उन्होंने देखा कि पूरे कॉलेज का लिस्ट दीजिए उस 1 साल का, उस 1 साल के टेन्योर में पूरे कॉलेज में ही वो 35 बच्चे नहीं है। देखिए फर्जी, अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि इनको लगता है ये सेटर है, इनको लगता है ये देंगे सेटिंग कहीं पे भी चल जाएगी। लेकिन हम भी वहाँ धरने पे बैठ गए थे, हम DCP ऑफिस के बाहर भी धरने पे बैठे, कोर्ट कमीशन के बाहर भी बैठे कि हम सच्चे हैं, मैं सच्ची हूँ, मेरी बात सुनी जाए। पूरी मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन की टीम धरने पे बैठी थी, तब जाके कुछ भी हमें आसानी से नहीं मिलता। अब आप मुझे बताओ, इतना सब करने के बावजूद जब चार्जशीट जमा होगी, उनका पास्ट रिकॉर्ड आ गया जो उन्होंने कालंदी कॉलेज में किया, जो बाकी टीचर्स ने उनके बारे में चिट्ठियाँ लिखी थी, प्लस ये फॉर्जरी आ गई, प्लस जो कास्टेड स्लर्स उन्होंने मेरे लिए इस्तेमाल किए, वो सब, जब सब कुछ दे दिया हमने और क्या बचा? मुझे बताओ, मैं इस लेवल पे कहाँ जाऊँ? मेरे लिए कोई रास्ता है? मेरे लिए सिर्फ यही रास्ता था कि जो टॉर्चर मैं एवरी डे फील करती हूँ मेंटली, मतलब मुझे पता है कि इट इज़ समटाइम्स इट्स नॉट ईजी फॉर यू टू इवन ब्रीद। ऐसा लगता है कि सब
स्वार्थी हैं, सब कहते हैं कि हम बाबा साहब को मानते हैं और प्रैक्टिकली नोबडी इज स्टैंडिंग विद यू। इसी सिचुएशन पे तब मैंने कहा कि अगर आपको रोहित वेमुला, पायल तडवी की तरह मुझे भी देखना है तो वेलकम, लेकिन मेरी अगर मुझे कुछ होता है, इस इंस्टीट्यूशनल मर्डर मेरा होता है, तो कैंडल मार्च लेके मेरे लिए मत आना, घर बैठ के देखो टीवी से, मत करना मेरे लिए ये काम। इसीलिए मैंने सोचा कि कोई आए या ना आए सर, बट इट इज़ माई प्रोरोगेटिव, माई ड्यूटी दैट आई नीड टू स्पीक फॉर माई पीपल, बिकॉज देर आर thousands of girls and boys, thousands of teachers who are teaching as an ad hoc or permanent faculties, they all are going through the same situation. उनके साथ हर दिन ये प्रताड़ना, हर दिन मेंटल रेप हो रहा है उनका, हर दिन टॉर्चर फील कर रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि ये लोग नहीं जीने देते आपको, ये लोग आपको, मुझे समझ नहीं आती परमानेंट को किस चीज़ की कमी है, क्यों चुप हो, क्यों गद्दारी, क्यों दलाली कर रहे हो। मैं बताती हूँ लॉजिक क्या है। किसी को अपना भतीजा लगाना है, भांजी लगानी है, किसी को अपने साला लगाना है, किसी को अपना कोई रिश्तेदार परमानेंट करना है यूनिवर्सिटी में। उन स्वार्थ के लिए ये जो पोटेंशियल है, जो ब्राइट कैंडिडेट्स हैं, जो ब्राइट बच्चे हैं, जो हक हकूक़ के लिए बोलते हैं और एक नज़रिया दिखाते हैं आईना, उनका गला घोटते हैं ये लोग मिल के। अगर इनमें से 10% लोग भी हमारे साथ आ जाएं तो ये सच बता रही हूँ, ये जातिवादियों का अखाड़ा यहाँ से उखाड़ के फेंक देंगे हम, इतना दम है अम्बेडकरवादियों में। और इसीलिए हम यहाँ बैठे, क्योंकि अब जो भी चीज़ होगी नीले झंडे के नीचे होगी, नीले झंडे के बैनर के तले जो होगा वो होगा, इंसाफ मिलेगा इस नीले झंडे के तले। बहुत हो गया दूसरों के झंडे झंडे उठाना, अब हमें इंसाफ खुद से चाहिए। डॉक्टर रितु, यू मेंशन डॉक्टर रोहित वेमुला एंड पायल तडवी, ये जब नाम आते हैं तो एक ऐसी तस्वीर उभरती है जो हमको बहुत परेशान करती है, बहुत परेशान करने वाली तस्वीर आती है। ये क्यों जहन में आया? क्या कुछ थॉट्स ऐसे चल रहे थे जो ये टॉर्चर से, इस परेशानी से निकलने से आपको लगा कि कहीं मैं भी उसी तरह से मेरा फेट ना हो? ये थॉट्स क्यों आए? बिल्कुल 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 चल रहे थे, बहुत ही ज़्यादा मेंटल पेन था इस चीज़ का। किसी से भी बात करो और सब आपको नॉन सीरियस टाइप लेने लगते थे, सबको ये लगता था कुछ तो होगा, कुछ तो गलती होगी। फिर ऐसा लगता था कि ये जो मैं, अगर बैठे बैठे आप ब्लैंक हो रहे हो, आप बात करते करते आप हो ही नहीं, मैं आपके साथ हूँ ही नहीं, आप बोल रहे हो मैं सुन ही नहीं रही। तो मुझे लगा कि एज ए साइकोलॉजिस्ट मैं तो हज़ारों लोगों को काउंसिल करती हूँ और मुझे खुद काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। और उस दौरान आई लॉस्ट माई फादर ऑल्सो, कोविड के बाद जब जैसे जॉब गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रॉमा में थे इस चीज़ को लेके, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई तो मुझे लगा नो ये कुछ गलत हो रहा है, मैं डिप्रेशन की तरफ जा रही हूँ। और अगर मैं गई, जो कि एक फेस है बोल्ड अपनी बात रखने का, किसी के साथ भी कुछ होता है तो आई मेक श्योर कि मेरी आवाज़ जो है उसके साथ मिलेगी तो उसकी आवाज़ दुगनी हो जाएगी, बढ़ेगी उसकी आवाज़। तो ये मेरे साथ हो रहा है, ये चीज़ मैं नोट कर रही थी, एंड आई हैव स्पोकन मैनी टाइम्स अबाउट इट विद माई एडवोकेट ऑल्सो, प्राचा जी और टीम भी। तो सब समझाते थे बट कंट्रोल में नहीं था। तब मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास तो हेल्प है, मैं मीडिया को बोलती हूँ तो मीडिया के कवर कर लेंगी, सब कवर कर लेंगे, तो मुझे अपनी बात को रखना है। मुझे उस फियर से, जो मैं हर दिन वो मेंटल टॉर्चर, मेंटल प्रेशर, वो एक फियर की फीलिंग जो थी ना अंदर, वो चल रही थी। वो फियर नहीं कि मैं किसी से डरती हूँ कि कुछ हो जाएगा, मेंटली हो सकता है चीज़ें स्टेबल ना रहे, वो अंदर ऐसे बैठे ना ऐसे घुटता था। तो मुझे लगा आई नीड टू फाइट इट आउट, नो आई एम बोल्ड, आई कैन डू इट, आई नीड टू फाइट इट आउट। तो मैंने सबसे बात करी और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं यहाँ अकेली आके बैठी थी। अच्छा। ये किसी को नहीं पता है। मैंने, प्राचा साहब का फ़ोन आया, सबका फ़ोन आया टीम का कि कहाँ हो, तो हमने बताया कि कोई साथ दे ना दे, हम इस धरने पे अकेले बैठेंगे, अंजाम जो भी हो, मौत से ऊपर तो कोई नहीं है ना, मैं यहाँ पे बैठूँगी, मुझे इंसाफ चाहिए। तो फिर उसके बाद टीम का, प्राचा साहब का, सबका फ़ोन आया कि ऐसे नहीं होता, हम सब आपके साथ हैं। उन्होंने इमीडिएटली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, कॉल किया, तो उनको भी ये सही लगा कि प्रोटेस्ट ही, इनको एक्सपोज करना ही हमारे लिए रास्ता है। और इतनी सारी चीज़ें हो जाने के बावजूद हमारे पास इतने तथ्य और इतने सबूत हैं, सो लेट्स गो, इस धरने पे बैठें। दिन रात इंडेफिनेट धरना क्यों है? क्योंकि नहीं सुनेंगे सर, हमारी सिंबॉलिकली कुछ नहीं कर रहा है। बट हमारे पास, आप दावा करें कि आपके पास सबूत हैं इस चीज़ के कि आपके साथ जो है एट्रोसिटी ही इसको बोल सकते हैं कि एट्रोसिटी हुई है, उसके सबूत हैं आपके पास। पुलिस की FIR है, SC/ST एक्ट लग गया है, जुडिशरी है, शेड्यूल कास्ट कमीशन है, तमाम इंस्टीट्यूशंस जो कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें हैं वो हमारे पास उपलब्ध हैं। क्या उनमें अभी तक लग नहीं रहा कि न्याय मिल सकता है? सर, हमारे दुर्भाग्य ये है कि तारीख पे तारीख जो है ना, वो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, वो है। आप कितना इंतज़ार करोगे? अभी 30 तारीख को हेयरिंग थी तो उस दिन जज साहब चेंज हो गए, बदल गए, और उसके बाद फिर तारीख मिलती है तो एक हेयरिंग सुनेंगे, उसके बाद फिर तारीख मिल जाएगी 2-2 महीने की। जब भी SC/ST कहता है कि 61 या 60 डेज़ टाइम बाउंड के अंदर होना चाहिए आपका, तो इसको तो 8 महीने तो चार्जशीट जमा हुए हो गए, FIR ही नहीं है, चार्जशीट भी हो चुकी है।
अभी तक तो आईओ, डीसीपी इन सबका फर्ज, इनका फ़र्ज़ बनता था वाइस चांसलर साहब का कि उनको सस्पेंड करें। जिस दिन सस्पेंड, पहले तो चार्जशीट आप जमा ही नहीं करवा सकते बिना अरेस्ट के। SC ST में अगर आप किसी के ऊपर चार्जशीट जमा करवाते हैं तो अरेस्ट करना यस मैंडेटरी है। और अगर अनिलेश कुमार के आप जजमेंट को कोर्ट करते हैं तो वो इसमें इंप्लीमेंट नहीं होती, बिकॉज इट्स स्पेशल एक्ट, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। कोई मतलब नहीं मतलब तो आप बताओ, जब सब एक तरीके से काम कर रहे हैं, सब मिले हैं, तो रोड ही तो बचेगा ना सर। जब पुलिस प्रशासन मिला हुआ है, DU प्रशासन मिला हुआ है, फैक्ट सही चीज़ आगे जा नहीं रही है तो सड़क ही है। तो यहीं से तो हम बताएं तो सही 10 लोगों को कि दलितों का किस तरीके से हकों का हनन हो रहा है, कैसे दलित आदिवासी पिछड़ों का कोई नहीं है माई बाप यहाँ पे, कुछ नहीं होगा हमारे लिए अगर हम सड़क पे आके नहीं लड़ेंगे। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव थॉट कि सड़क ही रास्ता है। और एजुकेट ऑर्गेनाइज एजिटेट, तो एजिटेट करेंगे तो कुछ मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं मिलेगा। सब ऐसे हैं। एक दलित बहुजन बैकग्राउंड की लड़की, पढ़ी लिखी पढ़ाने वाली लड़की, जिसको कानून की जानकारी है, जिसको एक्ट्स के बारे में पता है, जो कमीशंस में जा सकती है, कोर्ट्स में जा सकती है, उसके बावजूद न्याय नहीं मिलना इस देश के दोहरे चरित्र को भी उजागर करता है कि कैसे चंद जातियों के लोगों को बचाने के लिए पूरा सिस्टम लग जाता है। डॉक्टर रितु, इतने गंभीर मामले के बाद भी अगर डॉक्टर सुनीता रॉय की गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो क्या उसकी वजह जाति का एक कनेक्शन है या किसी पॉलिटिकल दबाव में भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज हैं? सर पॉलिटिकल दबाव में तो आई डोंट नो क्या है। जाति सबसे बड़ा कारण जाति है। पॉलिटिकल मैं ये कह सकती हूँ कि ये लोग क्या है ना, इनका कोई दीन ईमान नहीं है। जहाँ वजन भाव वजन, जब ये लगी थी तो तब कांग्रेस की सरकार थी वहाँ उस टाइम पे है, क्योंकि ये अभी ये एक और चीज़ है, ये इलीगल एक्सटेंशन पे है। 5 साल इनके कब के पूरे हो चुके हैं, ये भी इलीगल बैठी हुई है अपनी कुर्सी पे। तो इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं। अब इनको पता चला कि RSS में बोलबाला है तो संगी बन जाओ, तो RSS को कर लो। अभी ऐसे लोगों को, क्योंकि इन्होंने जो भी भर्तियां कॉलेज में करवाई हैं, जो भी भर्तियां कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की करवाई हैं, बहुत सारे लोग हमारे पास ऐसे आए कि इन्होंने हमसे इतना पैसा खाया है, माल ले लेके भर्तियां करवाई, तो RSS ऐसे लोगों को शय देती है। तो वो पॉलिटिकल नहीं, ऐसे गुंडे औरतें जो क्रिमिनल औरतें होती हैं इनको रखा जाता है इसीलिए बर्बादी। क्योंकि अभी 5 सितंबर को वो था टीचर्स डे, तो अभी मल्टीपर्पज़ हॉल जो है पीछे कॉमनवेल्थ स्टेडियम में, वहाँ पे इनको सम्मानित पुरस्कारित करने के लिए बुलाया गया था, एक महिला सशक्तिकरण के उस पर कि आपने अच्छा काम किया। तो सोचिए, फ़ोटो लगी थी बाकायदा, आई विल शेयर विद यू कैसे इनको पुरस्कार दिया जा रहा है अभी 5 सितंबर कुछ दिन पहले। तो ये इन लोगों का बढ़ाया जाता है कि बहुत अच्छा किया तुमने, मारा ना दलित आदिवासियों के बच्चों को, मारो, अच्छी बात है, इनको काटो, इनको मेन स्ट्रीम में मत आने दो, देखो अगर तुम कर रहे हो ना तो तुम्हें हम देखो कितना पुरस्कारित करें। इनका हौसला बढ़ता है। ऐसे गुंडों को, ऐसे क्रिमिनल्स को संरक्षण दिया जाता है जब ये ऐसी हरकतें करते हैं। तो वो हो सकता है क्योंकि ये लोग वहाँ जाके माथा टेकना, पैसे चढ़ाने, चढ़ावा चढ़ाना, दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग। वरना इन लोगों की कोई औकात नहीं है, पोटेंशियल थोड़ी ना है सर इनके अंदर। इनका गॉड फादर ना हो, माई बाप ना हो कोई, तो ऐसे लोग दिल्ली विश्वविद्यालय की दिल्लीज पर खड़े होने के लायक नहीं है। आप प्राचा साहब आपको बताएंगे, जो इन्होंने बयानबाजी जब होती है, जब इनके हैंड राइटिंग सैंपल मैच किए जा रहे थे कि वो 35 बच्चों फौजी किसने करी है, तो जो चिट्ठियाँ इन्होंने लिखी हैं, प्राचा साहब से पूछिएगा आप, क्योंकि वो एडवोकेट बेहतर बताएंगे, दूसरी क्लास के कक्षा के बच्चे को भी अच्छी हैंड राइटिंग की जिन्होंने लिखा, और इनकी अंग्रेजी पढ़िएगा आप और मिस्टेक्स देखिएगा, झापड़ देने का मन करेगा इनकी। और हमें बोलते हैं ये मेरिट, जिनके अंदर खुद मेरिट नहीं है, खुद पोटेंशियल नहीं है, गॉड फादर के बिना ये दहलीज नहीं चढ़ सकते दिल्ली विश्वविद्यालय की, ये हमें बताएंगे मेरिट, हमें मेरिट बताएंगे। ये लोग तो तब UGC नेट क्लियर करके आए जब इनके वहाँ जुगाड़ लग जाते होंगे। हम तो अपने मेरिट पे, पोटेंशियल से आए हैं। हमारा कोई माई बाप नहीं था यहाँ पे। हमने हर स्टेप पे मेहनत करी है अपने आप को प्रूव करने के लिए, हर स्टेप पे, चाहे वो मास्टर्स है, PhD है, चाहे वो नेट है, UGC JRF है, सब जगहों पे हमें मेहनत करनी। इनका क्या है? कुछ नहीं, जीरो बेस। जिस सिलेक्शन कमेटी में ये लोग जाते हैं वहाँ ऑलरेडी सेटिंग होती है, वहाँ ऑलरेडी नाम प्रांत प्रचारक जिन्हें टिक करके भेजे हुए हैं नाम, उन्हीं को लेना है। ये सब नेक्सस है सर। अगर डॉक्टर रितु सिंह नहीं बोली इसके खिलाफ, ये पूरा सिस्टम, ओके, इट्स ओके, आई डोंट फियर देम। इन चोरों से कौन डरेगा? ये डॉक्टर रितु सिंह वर्सेस देम है, आज सिस्टम है। वो डॉक्टर रितु सिंह जो है वो अकेली नहीं है, लेकिन वो अपना सारा समाज को लेकर चल रही है। क्योंकि अगर इनके इस नेक्सस को ब्रेक नहीं किया, ये जो एक चल रहा है ट्रेंड यहाँ पे, ब्रेक नहीं किया, तो पायल तडवी, रोहित वेमुला तो है एक लीडिंग एग्जाम्पल जिनके सोच के रूह कामती है। आपने IIT बॉम्बे में देखा, आपने IIT दिल्ली में 2 केसेस, जुलाई में एक हुआ 8 जुलाई को, अभी 1 सितंबर में हुआ, यस अभी हुआ। तो इसी चीज़ को तो ब्रेक करना है कि हम लोग इतना परेशान कर देते हैं ये हमें कि इंस्टीट्यूशनल मर्डर होने पे मजबूर हो जाती हैं जी। डॉक्टर रितु, मैं थोड़ा पर्सनल सवाल करूंगा ताकि मेरी ऑडियंसेस को भी एक
समझ बनाने में आसानी हो। आप अपनी थोड़ी यात्रा के बारे में बताएं कि कैसा घर परिवार था, कैसे पढ़ाई लिख के, क्या सपनों के साथ आप दिल्ली यूनिवर्सिटी आए थे, या संक्षेप में बताएं ताकि हम उस संघर्ष को भी समझ सकें कि कैसे हमारे बच्चे बहुत मुश्किलों से आते हैं और फिर उनको ये सब झेलना पड़ता है। मैं मानता हूँ कि आपको तकलीफ़ ज़रूर होगी इस सवाल के जवाब में, बट मैं चाहूँगा कि आप इस पर बोलें थोड़ा। देखिए, 2 सिस्टर्स हैं हम, और पीछे से पंजाब से हैं, माताजी मेरी जम्मू से हैं, और अच्छा था सब सारी चीज़ें। ओबियसली कोई भी चीज़ हमारे लिए प्लेटर पे नहीं है। मैं एक्चुअली सीरियसली, आप पूछ रहे हैं तो मैं बता रही हूँ, मैं नहीं बताना चाहती, मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ बताने में। बहुत सारे उतार चढ़ाव, परिस्थितियाँ ऊपर नीचे रही हैं। फादर के फाइनेंशियली भी बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे रही हमारी, क्योंकि उनको बिज़नेस करना था शुरू से, तो वो बिज़नेस में थोड़ा बहुत टूर एंड ट्रैवल्स का था उनका, ऊपर नीचे रहता था, कभी आज बहुत तो कल बिल्कुल ज़ीरो, तो ये सारी चीज़ें चलती रही। लेकिन उनको हमेशा से ये था कि मेरी बेटियां हैं, तो बहुत लोग जो थे वो अरे हाय हाय एक बेटी दूसरी भी बेटी होगी, ये बहुत, मुझे ये चीज़ बहुत चुभती है। मेरे को ये चीज़ क्यों चुभती है हमेशा, क्योंकि ये बोलने वाले ऐसा नहीं क्योंकि पैटर्नल फैमिली से थी, ये लड़ी मेरी मैटरनल फैमिली से ही थे, माई ओन, आई डोंट वांट टू नेम देम। तो वो जब मेरी बाय आई एम ऋतु सिंह, आई शुड हैव बीन अ कोर टाइटल, क्योंकि पंजाब में मेरे पूरे सिख फैमिली है जहाँ पे बर्थ हुआ मेरा, पंजाब में, अमृतसर से हम पीछे। तो मेरे फादर को इतना गुस्सा आता था कि ये सब, जब मेरा जन्म हुआ उन्होंने बोला हाय हाय कुड़ी होगी, है की हो गया, हल्ली किसी ये तो खर्चा बढ़ गया, ये हो गया, ब्ला ब्ला। तो माई फादर लाइक नहीं, यही मेरी बेटियाँ हैं, यही मेरे बेटे हैं, तो ये ऋतु नहीं, जब भी जो भी नाम रखा तो ये सिंह है, ये मेरा सिंह है। तो उन्होंने, मतलब मैं आपको एक छोटी सी ब्रीफ चीज़ बता रही हूँ कि उनकी सोच ऐसी थी कि बाहर जाओ, पढ़ो लिखो, अपने आप को कुछ प्रूव करो, ना सुन के नहीं आना, क्योंकि जातिवाद तो एक चेहरा चरित्र था जो चलता ही रहता था। और वो अम्बेडकराइट भी थे, और सच बताऊं तो वो थोड़ा खाड़कू बुद्धि के भी थे। पता नहीं आप पंजाब के बारे में कितना जानते हैं, और अगर पंजाब में अगर 33% आपको पता है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन SC/ST की है, तो उन्होंने ये बचपन से चीज़ें बहुत देखी थी। और वो कांशीराम से हूँ तो मैं बहुत अच्छे से, अच्छा लो कर लो बात तो फिर हमारा बड़े पास का रिश्ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है, वहाँ पे है ना 2 गुरुद्वारे, 2 शमशान घाट, अमृत छकने के 2 बाटे, तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी। तो वो शुरू से ये चीज़ें करती, लेकिन उनके दिल में एक चीज़ थी कि नहीं, मैं इनको इस एनवायरनमेंट में पढ़ने नहीं दूंगा, रहने नहीं दूंगा। तो उन्होंने, मैं आपको देखिए क्रक्स बताऊंगी, बहुत सारी डिटेलिंग नहीं दूंगी, तो उन्होंने हिम्मत करी, बाहर भेजा, और बाहर भी 90% इसलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि स्कॉलरशिप होगी। स्कॉलरशिप जो था ICSR JRF एंड फिर JRF फिर नेट, इसलिए ही पॉसिबल हो पाया जो आगे अपनी फर्दर स्टडीज़ की, वरना फर्दर स्टडीज़ नहीं हो पाती पॉसिबल। जी बिल्कुल, बहुत मुश्किल होता। अपनी तरफ से तो उन्होंने पूरी कोशिश की, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में उतार चढ़ाव, उनके मल्टीपल एक्सीडेंट्स हुए थे, तो उस वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो प्रॉपर नहीं चल पा रही थी। बट हाँ, छोटे शहर से आने के बाद एक ही सपना था कि कुछ करो, बड़ा करो, और वो बहुत दिल से ये चीज़ चाहते थे। अभी तो मेरा, आई थिंक मुझे याद है, नेट भी क्लियर नहीं होता, तो उन्होंने मेरा जैसे UGC नेट से पहले ही क्लियर, उनसे पहले ही नाम के आगे टाइटल प्रोफेसर डॉक्टर ऋतु सिंह अपने फ़ोन में सेव कर लिया था। देखिए छोटे शहरों के लोगों की कितनी बड़ी बात होती है, और उनका इतना सपना था कि मैं पढ़ाऊँ, और वो ही वॉज एक्सट्रीमली, मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। जब मेरा दौलताम कॉलेज में हुआ और जब मैं पढ़ा रही थी, तो वो अदर लेवल पे थे, और जब ये चीज़ें हुई तो उनसे ज़्यादा डिप्रेशन में कोई नहीं था। मेरे फादर का रिकवर नहीं होना, इम्यूनिटी का लूज़ होना ही डिप्रेशन था जब ये मेरे साथ हुआ, क्योंकि वो समझते थे कि इतना ब्राइट बच्चा जो सब चीज़ों में सरप्लस है, और उसके साथ ये हो गया, तो फिर अब कोई रास्ता नहीं है, और कोर्ट की कार्रवाई में इतना टाइम ये वो, तो वो हिम्मत थोड़ा सा हार चुके थे बेसिकली। तो ये मैंने इसलिए सवाल पूछा ताकि हम लोग ये समझ सकें कि आज यहाँ बैठने वाले व्यक्ति के जहन में क्या कुछ चल रहा होगा। जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आपको वो पूरी कहानियाँ, किस्से, माता पिता, परिवार के वो प्यार दुलार और वो संघर्ष सब कुछ याद आ जाता है, क्योंकि हम लोगों को, सही बात है, हमें प्लेटर में नहीं मिला, हमें सजा के कुछ नहीं मिला, बहुत मेहनत करके कुछ हासिल हुआ हर है स्टेप पे। बिल्कुल। तो डॉक्टर ऋतु, आपके जज्बे को भी सलाम, और आपके संघर्ष को भी हमारा मोरल सपोर्ट है कि आप अपने हक अधिकार के लिए यहाँ बैठी हुई हैं। अभी आपके आंदोलन को 2 हफ्ते हो गए हैं, तो कुछ सरकारी एजेंसी से, पुलिस से, किसी से कोई बातचीत हुई है, कोई डायलॉग हुआ है, कुछ आप लोगों ने मेमोरेंडम दिए हों? सर नहीं, हम किसी को कोई मेमोरेंडम नहीं देंगे। हमारी जो मांग है क्लियर कट है। हम ये देखना चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई सामान्य वर्ग का, दूसरे वर्ग का लड़का, लड़की, प्रोफेसर, टीचर प्रोटेस्ट पे ऐसे बैठा होता,
तो इतनी बुरी बारिश पड़ रही थी पिछले 3 दिन से, यहाँ पे इतना पानी था और उस मच्छर के अंदर, उस पानी के अंदर, उस गर्मी के अंदर हम यहाँ बैठे रहे। क्या इनको क्या फ़र्क पड़ता है? ये आते हैं, कम से कम इनका चेहरा बेनकाब हो रहा है और हम चाहते हैं, हमारी मांग क्लियर है, लिखी है कितनी बड़ी बड़ी, ये इमीडिएट एक्शन कर दें, हम यहीं से उठ के चले जाएंगे इनकी तरफ से। अब इससे बड़ी पहल सर हम क्या करें कि हम सामने बैठ गए कि इतना सब कुछ हो चुका है, आओ। बाकी सर मुझे लगता है कि बेहतर प्राचा, महमूद प्राचा जी आपको बताएंगे कि क्या आगे एक्शन हो रहा है या क्या प्रोसेस चल रहा है। वो एडवोकेट है तो लीगली वो आपको बता पाएंगे साथ। अगर ये लंबा चलता है, क्योंकि हमने देखा है कि अभी पिछले कुछ सालों से हमारे देश में आंदोलन बहुत लंबे लंबे चलते हैं। CNRC का हुआ, किसान आंदोलन हुआ, और भी बहुत सारे लोग धरने प्रदर्शन पे लगातार बैठे रहते हैं। आंदोलन की अहमियत भी कहीं ना कहीं गायब हो गई है कि आप बैठे रहिए, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर ऐसा होता है, लंबा चलती है लड़ाई, लंबे वक्त तक आपको लड़ना पड़ता है, आप बैठी रहेंगी या डट जाएंगी? बिल्कुल बैठे रहेंगे डट के सर। हमारी बहुत सारी आगे स्ट्रैटेजीज़ हैं जिसमें हमारे बहुत सारे एक्शन प्रोग्राम हैं। बैठे रहेंगे संविधानिक तरीके से। देखो हमारे अगर हाथ बंधे हैं ना सर, संविधान ने बांधे सिर्फ, लेकिन इनका जीना हराम यहीं बैठ के करेंगे। इनकी जड़ों में बैठे हैं, इनकी जड़ों में बैठ के इनका इतना जीना हराम कर देंगे। अगर सांस हम नहीं ले पा रहे ना तो जिएंगे ये भी नहीं। यहीं पे बैठे रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता। और आने वाली जो हमारी स्ट्रैटेजीज़ हैं, उन जो हमारे प्लानिंग है आगे एक्शन प्रोग्राम्स की, आपको पता चलेगा कि हमने भी अगर ऐसे बैठे हैं तो सर बैठने, हमें भी पता कि बैठने का एक, इनको लगता है कि चलो बैठे हैं, इनका क्या वजूद है, बैठने दो, हमारी सुनवाई नहीं होती। लेकिन फिर हमें भी सुनवाई करवाना आती है सर, ऐसे ही नहीं बैठे हम। हमारे भी अच्छे पूरा गिराव कर लिया जाएगा, जाने नहीं दिया जाएगा इनको इन्हीं रस्तों से अंदर। आखिरी सवाल ले रहा हूँ, बैठने के बाद यहाँ पर समाज की तरफ से क्या समर्थन मिल रहा है और आपको क्या उम्मीद है अपने समाज से? देखो सर, उम्मीद तो बहुत ज़्यादा है। जो हमारे लीडर्स भी हैं, खासकर मैं उनकी बात कहूँ तो अगर आज किसान आंदोलन हो तो सबसे ज़्यादा भीड़ जुटाने वाले हमारे लोग। आज शाहीन बाग का आंदोलन होता है तो ठीक है, वो तो मिनॉरिटीज़ हैं तो हमें जाना ही है, हमारे लोग। उसके बाद अगर पहलवान बच्चियाँ बैठी तो उनका समर्थन देने के लिए हमारे लोग, सबसे ज़्यादा हमारे लीडर्स। तो एक उम्मीद और एक वो चीज़ है कि चलो अब मैं भी देखती हूँ कि जब आपकी बच्ची दहलीज पे बैठी है, जब आपकी समाज की बेटी सड़क पे बैठी है, तो कितने लोग आके साथ देते हैं, ये मैं भी देख रही हूँ और ये पूरा समाज देख रहा है। और अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ समाज देखे कि हम सिर्फ बोल बच्चे नहीं हैं, या हम सच में अपने, हम सिर्फ हाईलाइटेड जगहों पे नहीं जाते, जहाँ पे असली मुद्दा जड़ है अपने समाज की, वहाँ पे भी हम आके बैठे हैं। रही बात, दूसरा सवाल क्या था आपका? समाज से क्या उम्मीदें हैं आपको और ये जो रिस्पांस मिल रहा है उसको किस तरह से? हाँ, मैं उस चीज़ का ये कहूँगी कि देखो ये रैली नहीं है, ये प्रोटेस्ट है, धरना है। रैली में ना क्या होता है, एक दिन आप जोश डाल देते हैं, जैसे एक दिन का कार्यक्रम हो गया और उसके बाद ख़त्म। ये सर एक धरना है और हमारे लोग 95% गरीब है, वो सारा दिन आके नहीं बैठेंगे। काम छोड़ के कैसे हैं? सुबह कुआं खोद के शाम को पानी पीने वाले से मैं कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हूँ आओ? कोई नौकरी कर रहा है, एक ही परिवार का काम कर रहा है बंदा, मैं कैसे सोच सकती हूँ कि वो छोड़ के मेरे लिए आए? नहीं, जिस भी टाइम, जिसको जिस भी समय मौका मिलता है वो आ रहे हैं। हाँ, जब कोई अपना एक्शन प्रोग्राम का दिन होगा, जब हमें घेराव करना होगा, उस दिन सब आएंगे, हम पहले ही डेट डिक्लेयर करेंगे, आएंगे। लेकिन ये चीज़ चलती जा रही है, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, समाज जागरूक हो रहा है। सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं ना, जो नीला झंडा, ये बैनर देख रहे हैं आप, वो इतना एफिलेटेड फील करते हैं, इतना प्राउडली वो आते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय में अभी तक हमने दूसरों के झंडे डंडे उठाए हैं, एक बार जय भीम का नारा लगा और बाकी उन्हीं के लगे हैं, और बस उन्होंने हमारे को बस एक इस्तेमाल की तरह किया, एक फर्जीवाड़ा, और कुछ नहीं किया, बस जय भीम एक बार ही बोल दिया और अपना काम करके गए। लेकिन ये हमारा झंडा है, हमारा बैनर है, ये हमारे नीले झंडे की ताकत है और इसके नीचे प्रोटेस्ट हो रहा है। ये एक एफिलेटेड जो फीलिंग है ना, वी की, वो आ रही है और सबको ये लग रहा है कि नहीं, ये हमारा मॉरल ड्यूटी है कि जाना है, प्रोटेस्ट में, धरने में साथ देना है, क्योंकि हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है। तो वो एक चीज़ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। आखिर में बस एक छोटा सा सवाल, डॉक्टर रितु सिंह को डर लग रहा है, निराशा हो रही है कुछ? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो यही कहती हूँ कि 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊँ, तो वो 1.25 लाख से 1 मैं ही हूँ। और जिस तरीके से, जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ है, तो डरना तो सर सीखा ही नहीं। मैंने आपको कहा, मुझे एक ही चीज़ का डर लगा था कि मेंटली सोच के कहीं एक्सट्रीम ना हो जाए और वो आप कहीं बॉर्डर लाइन डिप्रेशन को टच ना कर जाए। सो मैं कमज़ोर नहीं हूँ, डर तो दूर दूर तक ही नहीं है सर, मतलब ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं। मैं डराने वालों में से, मैं डरने वालों में से नहीं हूँ सर। हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं, तो यही हमारा नारा है जो हमें अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत देता है। डॉक्टर रितु सिंह
एक एग्जाम्पल हैं कि कैसे वो अपने संघर्ष को जीते हुए अपने एक मुकाम पर पहुंचे और फिर उन्हें जातिवाद का सामना करना पड़ा। धाराएं बेहद गंभीर हैं, आरोप बहुत गंभीर हैं। इस देश में जाति के हिसाब से कैसे पुलिस और सिस्टम काम करता है, उसका उदाहरण भी डॉक्टर रितु सिंह को केस स्टडी के तौर पर पढ़कर आप जान सकते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस में आर्ट्स फैकल्टी के बाहर डॉक्टर रितु सिंह पिछले 2 हफ्ते से बैठी हैं। आप भी अगर आसपास हैं तो आइए, इनका हौसला बढ़ाइए और अन्याय के खिलाफ इस लड़ाई में सबको, हम लोगों को अपना योगदान ज़रूर देना चाहिए। डॉक्टर रितु सिंह की बातों पर, इस बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर लिखें। आपसे अपील है कि इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस तरह के मसले, इस तरह की बातें आपको मनु मीडिया में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। वो लोग नहीं आते हैं हमारे मुद्दों को कवर करने, इसलिए आप ही हमारी प्रमोशन कर सकते हैं, आप ही हमारी प्रमोटिंग टीम है कि इसको अन्य लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो इंटरव्यू को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित। फिर किसी वीडियो में मुलाकात होगी। देखते रहिए द न्यूज़ वीक। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@yes bank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।